कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना ही मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आज इसी विचार के साथ हम पाई की खोज करने वाले आर्यभट्ट जी की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। इनका जन्म 746 ईस्वी में बिहार में हुआ था। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। उनके मुख्य कार्यों में से एक आर्यभट्टीय 499 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें बहुत सारे विषयों जैसे खगोल विज्ञान, गोलीय त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित और सरल त्रिकोणमिति का वर्णन है। उन्होंने गणित और खगोल विज्ञान के अपने सारे आविष्कारों को श्लोकों के रूप में लिखा है। इस किताब का अनुवाद लैटिन भाषा में 13वीं शताब्दी में किया गया। आर्यभट्टीय के लैटिन संस्करण की सहायता से यूरोपीय गणितज्ञों ने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, गोलीय आयतन की गणना के साथ साथ कैसे वर्गमूल और घनमूल की गणना की जाती है, ये सब सीखा। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपने ही अक्ष पर घूमती है, जिसके फलस्वरूप दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी निष्कर्ष निकाला कि चंद्रमा काला है और वो अपनी रोशनी की वजह से चमकता है। उन्होंने सूर्य और चंद्र ग्रहणों के सिद्धांत के विषय में तार्किक स्पष्टीकरण दिए थे। उन्होंने बताया था कि ग्रहणों की मुख्य वजह पृथ्वी और चंद्रमा द्वारा निर्मित परछाई है। उन्होंने सौर प्रणाली के भूकेंद्रिक मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा की नींव रखी थी। उन्होंने अपने आर्यभट्टीय शीघ्रोका में जो पंचांग हिंदू कैलेंडर बनाने में प्रयोग किया जाता है, खगोलीय गणनाओं के तरीकों को प्रतिपादित किया, जो सिद्धांत कोपरनिकस और गैलीलियो ने प्रतिपादित किए थे। उनका सुझाव आर्यभट्ट ने 1500 वर्ष पूर्व ही दे दिया था। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान अद्वितीय है। उन्होंने त्रिकोण और वृत्त के क्षेत्रफलों को निकालने के लिए सूत्र का सुझाव दिया था, जो सही साबित हुआ। गुप्त शासक बुद्धगुप्त ने उन्हें उनके असाधारण कार्यों के लिए विश्वविद्यालय का प्रमुख नियुक्त किया। उन्होंने पाई का अपरिमित मान दिया। उन्होंने पाई का मान जो 62,832 बटा 20,000 है बराबर 3.146 के बराबर था, निकाला, जो बिल्कुल उस मान के सन्निकट है। वो पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने साइन तालिका दी, जो तुकांत वाले एक छंद के रूप में थी, जहां प्रत्येक इकाई वृत्तचाप के 225 मिनट्स या 3 डिग्री 45 मिनट्स के अंतराल पर बढ़ती है। वृद्धि संग्रह को परिभाषित करने के लिए वर्णमाला कोड का प्रयोग किया। अगर हम आर्यभट्ट की तालिका का प्रयोग करें तो साइन 30 के मान की गणना करें तो वह 0.5 एकदम सही निकलती है। इसके वर्णमाला कोड को सामान्यतः आर्यभट्ट शिफर के रूप में जाना जाता है। चलिए इनकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं में पहली रचना है आर्यभट्टीय भाग, जिसमें गीतिका पद, गणित पद, कला क्रिया पद और गोला पद है। पाई का मान, शून्य की उत्पत्ति, अनिश्चित समीकरणों के हल, बीजगणितीय सूत्रों का प्रतिपादन, त्रिकोणमिति व जयाकोजिया का प्रतिपादन, ग्रहों की गति के सिद्धांत, चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण का ज्ञान, नक्षत्र काल, अंकगणित। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें उनके खोज कार्यों का वर्णन किया गया। हालांकि इस ग्रंथ का नाम उनके शिष्यों और अन्य लोगों ने आर्यभट्टीय रखा। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसमें उन्होंने खोज कार्यों का वर्णन किया। हालांकि इस ग्रंथ का नाम उनके शिष्यों और अन्य लोगों ने आर्यभट्टीय रखा। उन्होंने खुद के ग्रंथ का नाम कहीं उल्लेखित नहीं किया। ग्रंथ को छंद तरीके में लिखा गया है, जो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन बनाता है। इसमें कुल 108 छंद
पद हैं और 13 अन्य परिचयात्मक छंद हैं। शुरुआती 13 छंदों में आर्यभट्ट ने अपने जीवन तथा ग्रंथ के बारे में बताया है। ग्रंथ में कुल 4 अध्याय है जिन्हें पद कहा गया है। आर्यभट्ट ने गति के सापेक्षता के बारे में बताया। एक चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति को पेड़ पौधों की चीजें स्थिर दिखाई देती हैं, उसी तरह स्थिर तारे भी पृथ्वी के लोगों को पश्चिम की ओर चलते हुए दिखाई देते हैं। गणित के क्षेत्र में आर्यभट्ट के योगदान के बारे में जानते हैं। पहला है शून्य की उत्पत्ति। आर्यभट्ट ने संख्याओं को आगे बढ़ाने और एक पूर्ण गणना करने के लिए दशमलव का उपयोग किया। इसी दशमलव को उन्होंने शून्य कहा। अन्य संख्याओं के बराबर आकार देने के लिए उन्होंने इसकी आकृति बदलकर एक वृत्त की तरह बना दिया। वर्तमान समय में शून्य आर्यभट्ट की देन है, जो उनके समय से ही चलता हुआ आ रहा है। पाई का मान। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय के दूसरे भाग में 10वें छंद में पाई का मान बताया है। उन्होंने इसके लिए सबसे पहले एक वृत्त का व्यास का निश्चित मान रखा। यह व्यास उन्होंने 20,000 रखा था। उन्होंने बताया कि 100 में से 4 जोड़कर उससे 8 का गुणा कीजिए और प्राप्त हुए परिणामों में फिर एक बार 62,000 जोड़ दीजिए। जो अंतिम परिणाम आया उसे वृत्त के व्यास से विभाजन कर दीजिए। उसके पास प्राप्त हुए परिणाम ही पाई का मान है। यह मान 3.1416 आता है, जो वर्तमान समय में पाई के मान के 3 दशमलव तक सत्य है। उन्होंने इसकी गणना भी अपने ग्रंथ में दिखाई करके। कुछ गणितज्ञ मानते हैं कि पाई को अपरिमेय संख्या बताया था उन्होंने, परंतु उन्हें इस तथ्य का श्रेय नहीं मिला क्योंकि उनके ग्रंथ में इसका कहीं भी सबूत नहीं है। 1761 में लेबर्ट ने पाई को अपरिमेय संख्या बताया, जिसकी वजह से उसे इस तथ्य का श्रेय मिला। आज से 1200 वर्ष पहले उनके ग्रंथ को अन्य भाषाओं में अनुवादित किया तो अनुवादित पुस्तकों में पाई का अपरिमेय संख्या मान लिया गया, जिससे पता चलता है कि संभवतः आर्यभट्ट ने ही पाई को अपरिमेय संख्या लिखा था। बीजगणित और उनकी समीकरणें। आर्यभट्ट ने संख्याओं के वर्ग और घन की श्रेणियों के लिए भी सूत्र का प्रतिपादन किया। प्राचीन भारत के गणितज्ञ हमेशा ही समीकरणों के अनिश्चित चरों के मान निकालने में बहुत ही रुचिकर रहे हैं। आर्यभट्ट ने चरों वाली साधारण समीकरणों का हल निकालने के लिए कुटुक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बाद में मानक सिद्धांत बन गया। उस समय उन्होंने कुछ कुटुक सिद्धांत से ax + by = c जैसी समीकरणों का हल प्राप्त किया। आर्यभट्ट ने ही सर्वप्रथम त्रिकोणमिति की ज्या तथा कोज्या फलनों की रचना की। जब उनके ग्रंथ का अरब भाषा में अनुवाद किया तो अनुवादक ने इस शब्दों को ज्या और कोज्या कहा और उन्हीं अरब किताबों को लैटिन भाषा में अनुवादित किया गया तो स्थानिक शब्दों साइन और कोसाइन को से प्रदर्शित किया गया, जिससे पता चलता है कि साइन और कोसाइन की रचना आर्यभट्ट ने ही की थी। खगोलीय क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट ने यह परिकल्पना की कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वह हमेशा ही इसी बात पर अड़े रहे। उन्होंने समझाया कि जिस तरह एक चलती हुई नाव में बैठे हुए व्यक्ति को लगता है कि पेड़ पौधे और स्थिर चीजें उनकी गति के विपरीत दिशा यानी कि किनारे की ओर जा रही हैं, ठीक उसी तरह पृथ्वी के लोगों को तारे चलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु तारे स्थिर हैं और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। इसी वजह से तारे पश्चिम की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि सूर्य चंद्रमा सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यह 2 ग्रह चक्करों में गति करते हैं और मंद और तेज कहा जाता है जिसे। उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी से दूरी के आधार पर व्यवस्थित किया, जिसका क्रम यह है: चंद्रमा, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि और तारे। ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए उनके विचार। सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसे चंद्र ग्रहण कहते हैं।
उन्होंने इस सिद्धांत को राहु केतु की मदद से समझाया। उन्होंने पृथ्वी के आकार की गणना करके ग्रहण के वक्त बनी छाया का मापन भी किया, जिससे पता चलता है कि वे बहुत ही बुद्धिमान इंसान थे। आर्यभट्ट ने दिन और रात के बारे में भी गणना की थी। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, जिसमें 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड का समय लगता है। वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार यह समय 23 घंटे 56 मिनट और 4.091 सेकंड है, जिससे पता चलता है कि आर्यभट्ट की गणना मात्र 0.01 सेकंड का अंतर रखती है। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी को एक चक्कर तारों के चारों तरफ घूमने में 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड में लगते हैं। वर्तमान वैज्ञानिकों के अनुसार इस समय में मात्र 3 मिनट का ही त्रुटि है तथा यह 3 मिनट ही ज्यादा है। आर्यभट्ट की मृत्यु 550 ईस्वी को हुई। उनका मृत्यु स्थान संभवतः पाटलिपुत्र ही था, जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और अन्य खोज कार्य किए। उनके गणित और खगोल विज्ञान में अभूतपूर्व और अद्वितीय खोज ने उन्हें बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक बना दिया, जो आज भी भारतीय युवाओं और वैज्ञानिकों में आदर्शवादी गणितज्ञ और वैज्ञानिक है। भारत सरकार ने आर्यभट्ट की प्रतिष्ठा में अपनी पहली सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा, जो सन 1975 में लॉन्च हुई। उनकी प्रतिष्ठा में बिहार सरकार ने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की, जो वही पटना से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चांद की पूर्वी दिशा की ओर उपस्थित गड्ढों को आर्यभट्ट का नाम दिया गया। भारत सरकार ने 2 रुपए के नोट के पीछे आर्यभट्ट सैटेलाइट की फोटो भी लगाई। आर्यभट्ट के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए एक भारतीय अनुसंधान को आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस भी का नाम दिया गया। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।